चलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है। वो क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जिसका टोटल मास जो है मिला करके 1 ग्राम होता है। और दूसरा सवाल आपसे ये कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आप 1 ग्राम में बताओ इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे आपको, और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बताओ क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल में इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1 ग्राम माना गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को देखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन मास जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन का मास। और अपने को कहा जा रहा है कि बताओ इस 1 ग्राम के भीतर में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब 10⁻³ किलोग्राम हो गया। अब इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बड़ा सीधा सा है। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो जितने हमारे सैंपल दे रखे हैं 10⁻³ किलोग्राम और एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा, 1.098 इंटू 10⁻27। मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम में इतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब देखिए, आपको दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। देखो, 1 मोल जब मैं आपको कहता हूं, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है। तो इसलिए अगर टोटल मास हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6.023 इंटू 10⁻23, ये मास हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और जिसका वैल्यू क्या आएगा, 5.48 इंटू 10⁻⁷ kg। अब थर्ड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ क्या होगा। तो अगर थर्ड पार्ट में देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात मैं अगर कहता हूं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे को इतने हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, तो फॉर 1 मोल की अगर बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको हम क्या करने वाले हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब टोटल चार्ज हमारा यही होगा, जिसका वैल्यू करीब 9.65 इंटू 10⁴ कूलम आएगा। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्या कहता है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। पहला सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 मोल मीथेन में
बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। मतलब कार्बन 14 का एक सैंपल है जिसका कि मास दे रखा है 7 मिलीग्राम, और उसमें आपको कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, जबकि एक न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, लेकिन मास थोड़ा चेंज कर दिया गया, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कंडीशन। और एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। क्या आंसर चेंज होगा अगर टेम्परेचर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाए। आ जाइए सबसे पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। कहता है 1 मोल मीथेन में आप बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने। आप देखो, मैं अगर मीथेन की बात करता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, एटॉमिक मास 12 हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 4। तो सबसे पहले हम इस 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं, आप देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 4 हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 4। तो टोटल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन की बात। अब 1 मोल की अगर बात करता है तो फिर हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात यहां किया जाए तो 10, 1 मोल में 10, और 1 मोल में हमारा एवोगैड्रो नंबर भी होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे इसका मतलब आंसर आपका रॉन्ग है। तो ये था हमारा पहला पार्ट का सवाल। अब जरा हम दूसरे पार्ट पे आ जाएं। अब आपसे कह रहा है कि बताओ एक सैंपल है और सैंपल किसका है, C14 का है, और इस C14 का जो मास दे रखा है वो 7 मिलीग्राम दे रखा है। अच्छा, मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में लेके आता हूं तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें बताओ कि कितने हमारे पास न्यूट्रॉन है और उस टोटल न्यूट्रॉन का मास क्या होगा। तो चलते हैं, पहले हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले इस सैंपल का हमें मोल निकालना पड़ेगा कि भाई 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो मैं अगर इसके मोल की बात करता हूं तो गिवन मास हो गया 7 इंटू 10⁻³ और एटॉमिक मास क्या हो गया, 14। ये हो गया हमारे को मोल हो गया। मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कैसे, 7 2 जा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। अब अगर देखते हैं कि C14 में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो जरा देखिए C6 और 14। तो इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन के नंबर को निकालता हूं तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस करो, 14 - 6 दिस इज 8। अब 1 मोल C14 में 8 न्यूट्रॉन हो गया और हमारे को मोल कितने आगे सैंपल के, इतने। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होने वाला है फाइनली, ये न्यूट्रॉन के क्या हो जाएगा आपको, 8 1 मोल में था। टोटल मोल हमारे पास कितने थे, 0.5 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये इतने टोटल न्यूट्रॉन हमारे को पाया गया। अब इसी के बी पार्ट में कहा जा रहा है आपसे कि इतने न्यूट्रॉन का मास बताओ, जबकि आपको एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg दे रखा है। तो मैं इधर ही अगर मैं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लूं कितने होंगे, तो सबसे पहले एक न्यूट्रॉन का मास लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻
27 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाई ये सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हो, 8 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू Na, और ये आंसर आ जाएगा हमारा किलोग्राम में। तो ये था हमारा पहला पार्ट, ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब आपसे तीसरा पार्ट कह रहा है कि 34 mg में अमोनिया में कितने प्रोटॉन होंगे और उसका टोटल मास क्या होगा। अब जरा थर्ड पार्ट में चलते हैं। अब जो सैंपल दे रखा है वो हमारा अमोनिया है। देखो अमोनिया का इस बार मास दे रखा है कितने, 34 मिलीग्राम दे रखा है। तो फिर से वही बात, 34 मिलीग्राम को किस में लेके आओगे, ग्राम में लेके आओगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया के मोल को फाइंड आउट कर लेते हैं। 34 इंटू 10⁻³ अपॉन अमोनिया का मोलर मास 17। अब ये देखते हैं कि अमोनिया में टोटल प्रोटॉन कितने हैं, इतने मोल में कितने प्रोटॉन हैं। तो जरा देखो किस तरीके से, ये देखो प्रोटॉन की मैं अगर बात करूं तो नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में 3 है, टोटल मिलाकर के 10। अब ये 10 जो है ये 1 मोल का हुआ, और इतने मोल की अगर बात करें तो 2 इंटू 10⁻³ इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया। और लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से, जरूरी है। अब जाके हमारा परफेक्ट आंसर होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब आपसे सवाल ये भी कह रहा है कि भाई 34 मिलीग्राम में जो प्रोटॉन होंगे उस प्रोटॉन का टोटल मास क्या होगा। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास भी हम यहाँ क्या कंसीडर करने वाले हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का मास ये है, और इतने प्रोटॉन हैं। अगर टोटल प्रोटॉन के मास को मैं फाइंड आउट करता हूं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन को मैं अगर निकालता हूं, इट मीन्स क्या होने वाला है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये एक प्रोटॉन का मास हुआ। अब ये हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ये रहा 20 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये हमारे पास में 34 mg में टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा, टोटल प्रोटॉन का नंबर आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप देखिए क्या कह रहा है कि आपको हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको कुछ एटम दे रखे हैं, आपको कहा जा रहा है कि बताओ इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे। तो जरा देखिए इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करें, बहुत ही आसान है। पहले तो ये देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका एटॉमिक मास A है। तो प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और इस एटॉमिक मास में, या आप मास नंबर कह लो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का वैल्यू होगा। मतलब एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं अगर न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो मैं एटॉमिक मास में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर सकता हूं। आप लिटरली ये कह सकते हो कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो। अगर आप मान लो कि हमारे पास में कार्बन C613 है, तो एटॉमिक नंबर 6 है, इट मीन्स इसका प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन की नंबर की बात करते तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, 13 आउट ऑफ 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे कितने होने वाले हैं, 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या कहता है, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, 816 है, जिसमें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब प्रोटॉन हमारा नो डाउट 8 ही होगा। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो क्या करेंगे, 16
में से 8 को अगर माइनस करते हैं तो ये आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। अब जरा मैग्नीशियम पे चलते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास 24 है। इट मीन्स अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन हमारा 12 हो गया, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तो 24 में से 12 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12। सेम पैटर्न पे मैं अगर आयरन की बात आपसे करूं, ये देखो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, एटॉमिक मास 56 है, इसका प्रोटॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, 26, और यहाँ जो न्यूट्रॉन का नंबर है ये 56 में से 26 को अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 30। सेम तरीके से हम स्ट्रोंशियम की बात कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रोंशियम की बात करूं, आप देखो स्ट्रोंशियम में एटॉमिक नंबर 38 है, एटॉमिक मास 88 है, इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, 30, बट न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, 88 आउट ऑफ 38 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 के करीब हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मतलब आपके पास 3 एलिमेंट दे रखा है, तीनों का एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, और आपको कहता है कि आप इस एलिमेंट को सिंबलाइज करो कि क्या इसका परफेक्ट सिंबल होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी भी एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट एक्स है, नीचे हमेशा क्या रखना है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर हमेशा मास नंबर। आप एटॉमिक मास कह सकते हो, आप न्यूक्लियन नंबर कह सकते हो। ये हमारा एटॉमिक मास है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। अब कहता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में क्या है, 17 है, और एटॉमिक मास क्या दे रखा है, 35। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, x ये हमारा 17 हो गया और ये हमारा 35 हो गया। हाँ, क्वेश्चन में ये कहा गया कि सिंबल फॉर द एटम लिखने के लिए, बट इसके नाम नहीं बोला है लिखने के लिए। इसका मतलब हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, 17 एटॉमिक नंबर, 35 एटॉमिक मास। अब चलिए देखिए दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में कह रहा है आपको कि आपके पास एटॉमिक नंबर 92, मतलब यूरेनियम टाइप का एलिमेंट है ये, और एटॉमिक मास क्या हो गया, 233। इसका मतलब अगर मैं एलिमेंट को अरेंज करता हूं तो 92 और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, 233। अगर मैं थर्ड की बात आपसे करूं तो थर्ड में क्या कहता है, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9 है। इसका मतलब हमारे को ये हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और ये क्या हो जाएगा, 9। तो ये जस्ट लाइक बेरिलियम की तरह दिखता है। चलो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैंप हैज वेवलेंथ दे रखा है 580 नैनोमीटर। मतलब वेवलेंथ आपको दे रखा है 580 नैनोमीटर, और आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो और वेव नंबर निकालो। और ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जरा देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा यहाँ पे क्या दे रखा है, 580 नैनोमीटर। लेकिन नैनोमीटर को किस पर आना पड़ेगा, 10⁻⁻9 से सॉल्व कर दे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा आंसर आएगा 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आएगा। अब पर सेकेंड को आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है इसको हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। या तो आप पर सेकेंड बोल लो, या तो पर सिंपल सा हर्ट्ज बोल सकते हो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी।
अब चलते हैं दूसरा पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का। कहता है आपसे कि वेव नंबर बताओ, वेव नंबर क्या होगा। आप देखिए वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर बार की बात करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा बताओ, 1/λ। और 1/λ मतलब हमारे पास वेवलेंथ तो पता है 580 नैनोमीटर, लेकिन नैनोमीटर को अगर हमें एसआई में लाना है तो -9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर के हिसाब से आएगा, क्योंकि 1/λ है। अगर लैम्डा होता तो मीटर होता, लेकिन चूंकि लैम्डा नीचे आ गया तो पर मीटर लिखना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम, जरा देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच, फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपसे कि correspond to the light of frequency 3 into 10⁻15 हर्ट्ज। मतलब एक लाइट दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो आपसे ये कहता है कि बताओ एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी। और सेकेंड पार्ट कहता है कि हैव वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रम, उसका आप एनर्जी निकालो। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जरा देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। अगर हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात देखें तो फोटोन का फॉर्मूला हमें पता है, फोटोन की एनर्जी E = hc/λ। एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब अगर एक फोटोन की बात करता है तो कब, जब हमारा लैम्डा के टर्म में दे रखा हो। और दूसरा फॉर्मूला क्या है बताइए, E = hν। अब जहां तक फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन की बात है, तो आप देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मतलब हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को अगर यूज करना है तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, जिसका वैल्यू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आपको दे रखा है। और आप प्लैंक कांस्टेंट जानते हो 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होगा। ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, तो हम फोटोन की एनर्जी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। hν की बात, क्योंकि एक ही फोटोन की बात है। अब जरा देखिए h की अगर हम बात करें तो 6.63 × 10⁻34 इंटू, और जो फ्रीक्वेंसी है ये है 3 × 10⁻15। अब अगर इन सब को मैं सॉल्व करता हूं तो जो इसका फाइनल आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 1.98 × 10⁻18 जूल के करीब, ऐसा इस सिस्टम में आने वाला है। मतलब ये एनर्जी हो गई जब हमने फ्रीक्वेंसी क्या माना था, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज या पर सेकेंड की बात। अब आपसे दूसरा पार्ट कहता है कि आप वेवलेंथ मान लो 0.5 एंगस्ट्रम की बात करो, तो बताओ कि हमारा एनर्जी क्या होगा। चलते हैं हम जरा वेवलेंथ के हिसाब से चले। अब देखिए आपको सेकेंड पार्ट में वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा। लैम्डा क्या दे रखा है, 0.50 एंगस्ट्रम दे रखा है। तो अब एंगस्ट्रम को सबसे पहले मीटर में लाना पड़ेगा, 0.5 × 10⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होगा। अब लैम्डा का फॉर्मूला, फोटोन एनर्जी की बात अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, E = hc/λ। अब अगर आप h की बात करो तो h की अगर हम बात करें तो 6.63 × 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट। और c क्या होगा बताइए, 3 × 10⁸। और लैम्डा हमारे पास आ गया 0.5 × 10⁻10। अब अगर आप इन सब को मैथमेटिकली सॉल्व करो तो ये जो आंसर आएगा वो करीब 3.9
98 इंटू 10⁻⁻15 जूल के बराबर आता है। मतलब जब लैम्डा दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा लो, जब फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो क्या लगा सकते हो, E बराबर एच न्यू लगा सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुच टाइम पीरियड इज 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। बड़ा सिंपल सी बात है, ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मतलब हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है, ये टी दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड दे रखा है। और आपसे पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि आप वेवलेंथ निकालो। अब देखो, अगर टाइम पीरियड पता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल करके वेवलेंथ निकालना आसान है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात इसमें करता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो क्या लिखने वाला हूं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब जरा देखिए कि अगर यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को रखूँ तो ये 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अब अगर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो अब हमें वेवलेंथ निकालना आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी पता है, सी पता है, तो लैम्डा तो आसानी से निकल जाएगा। बताओ लैम्डा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और सी आप जानते हो क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी अपना निकल गया 5 इंटू क्या है बताओ, 10⁻9। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये आंसर किस में आ जाएगा बताओ, मीटर में। तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गया, लैम्डा भी निकल गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका वेव नंबर बताओ। तो वेव नंबर की मैं अगर बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सी बात है, वेव नंबर क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा। अब ये लैम्डा निकल गया, इसको रेसिप्रोकल रख दो, वो हमारा क्या निकल जाएगा, वेव नंबर निकल जाएगा। तो बस अपने को फॉर्मूला याद रखना है, आंसर आराम से सॉल्व हो जाता है। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर that provide 1 joule of energy। कहता है 1 जूल एनर्जी है, आप उस 1 जूल एनर्जी में बताइए कि कितने फोटॉन्स हैं, जबकि हर एक फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है 4000 पिकोमीटर। देखिए यहां हर एक फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है 4000 नैनोमीटर, सॉरी पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर की बात करते तो पहले मीटर में तो लाना पड़ेगा अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। और 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁻12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। अब कहता है जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है 1 जूल एनर्जी है। अब 1 जूल एनर्जी में हमें निकालना है कि कितने फोटोन। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। देखिए E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NhC अपॉन लैम्डा। अब आपको E पता है, लैम्डा दे रखा है, H जानते हो, C जानते हो, N निकालना। इट मीन्स अगर मैं N को फाइंड आउट करता हूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, E इंटू लैम्डा अपॉन HC। अब देखिए E आपके कितने हो गए, 1 जूल। लैम्डा क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻⁹। और प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हो 6.63 इंटू 10⁻34। और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू क्या होगा बताओ, 10⁸8। अगर इन सब को हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये करीब 2.012 इंटू 10⁻6 ये नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे।
मतलब 1 जूल में हर एक फोटोन के वेवलेंथ अगर 400 पिकोमीटर लेते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे इतने ही आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल जो दे रखा है वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करो एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब फोटोन की एनर्जी निकालो। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन की बात कहता है। तीसरा कह रहा है वेलोसिटी निकालो फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो जरा देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि भाई वेवलेंथ दे रखा है 4 × 10⁻⁷, वर्क फंक्शन दे रखा है फाई दे रखा है आपको ये, और आपसे क्या क्या निकालने को कहा जा रहा है कि आप एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो एंड वेलोसिटी निकालो। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लैम्डा दे रखा है 4 × 10⁻⁷ मीटर। कहता है कि अगर लैम्डा ये है तो आप फोटोन की एनर्जी बताओ। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यही कहता है। आप अगर देखेंगे तो लैम्डा के टर्म में जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, hc/λ। h प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है 6.63 × 10⁻34। और आप c जानते हो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हम करते हैं। और लैम्डा दे रखा है 4 × 10⁻⁷ मीटर। आप अगर इन सब मैथमेटिकल को सॉल्व करो तो जो हमारा एनर्जी आता है वो करीब 4.97 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर आएगा। अब आपसे कहता है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताओ जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, मान लीजिए ये हमारा एक मेटल है, हमने इस पे फोटोन इंसिडेंट किया और कहता है इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ-5। लेकिन अब एक दिक्कत यह है कि वर्क फंक्शन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये हमारा क्या होगा जूल में। आप देखिए 6.63 × 10⁻⁻34, या इसको थोड़े से मैं प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34। सी का वैल्यू है ये, और लैम्डा आपको पता है 4 × 10⁻⁻7। या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, या तो इस फाई को ही जूल में ले आओ। अगर फाई हमारा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जूल आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि स्पीड निकालो, और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है तो इससे वेलोसिटी निकालना काफी आसान है। तो v बराबर क्या होगा, √of काइनेटिक 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है, और यहाँ जो m है, यहाँ m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये यहाँ से ले आओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता चल गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी स्पीड से बाहर को निकला था मेटल के सरफेस से। चलो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ दे रखा है 242 नैनोमीटर, जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। मतलब सोडियम के एक एटम को आयोनाइज करने के लिए सफिशिएंट है।
कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। ध्यान देंगे वेवलेंथ नैनोमीटर में और आंसर चाहिए किलोजूल पर मोल। और ये जो एनर्जी है ये एक एटम को जस्ट आयोनाइज करने के लिए है, कुछ ऐसे। सोडियम के मात्र एक एटम को आयोनाइज करने के लिए लैम्डा दे रखा है 242 नैनोमीटर। तो सबसे पहले नैनोमीटर को हम किस में ले आए, मीटर में ले आए। अगर हम एक एटम का आयनाइजेशन निकाल ले तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, फिर तो आसानी से एक मोल को आयनाइज करने का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एटम को देखते हैं, एक एटम का एनर्जी क्या होगा, Hc/λ। अब देखिए H क्या हो गया यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आपको पता है 242 इंटू 10⁻⁻9। मतलब ये जो एनर्जी है ये एक एटम को आयोनाइज करने के लिए ये जूल में होगा। तो फिर अगर मैं एक मोल की बात करता हूं, फॉर 1 मोल की मैं अगर बात करता हूं तो टोटल एनर्जी देखो क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये तो हमारा एक एटम को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी था। 242 इंटू 10⁻⁻9। अब इसमें हम एक मोल की बात कर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। हमें इतनी एनर्जी एक मोल के लिए चाहिए। लेकिन जब भी आप आयनाइजेशन की बात करो, किसी की बात एनर्जी की बात करो तो किलो जूल में, तो किलो जूल में जूल को किलो जूल में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किलो जूल पर मोल। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो आने वाला है 494 किलो जूल पर मोल के